हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यदि आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश या फिर वनडे एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी के, रेलवे के, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो उसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के परिचय में अर्थात शुरुआती की चीजों को देखेंगे, जैसे उसके जनक कौन है, हर एक जनक से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, और सेक्टर से अर्थव्यवस्था के सेक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को हम लोग इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, कुछ फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे पंचवर्षीय योजना जीएसटी के बारे में। हर एक चीज को कवर करते हुए इस वीडियो में बढ़ते चलेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। अगर आप हाल ही में होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और इसकी पूरी गारंटी हर एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हर एक जो उससे रिलेटेड फैक्ट होंगे उन सबको क्लियर कराते हुए चलूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? क्या अर्थशास्त्र के जनक कार्ल मार्क्स हैं, या एडम स्मिथ हैं, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर जे एम किन्स? तो बताइए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है ये किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसको इन्होंने 1776 में लिखा था, बहुत बार पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। और इन्होंने अर्थात एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा था? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? अर्थशास्त्र को क्या बोला था? धन का विज्ञान बोला था। इन्होंने, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ वेल्थ बोला था। और इसके अलावा यही पूछे एक चीज और आप देख लीजिए, दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तीसरा फैक्ट कि जनक से संबंधित इसके ये किसके किसके जनक हैं, तो ये पूछे कि इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भी एडम स्मिथ हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हो जाएंगे। इसके अलावा हम पूछे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक पूछे तो भी कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। और इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो वो भी एडम स्मिथ हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तीन चीजें याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला था। ये इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ हो जाएंगे। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी कि जो इकोनॉमिक्स है इसको दो भागों में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए पूछा है कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? क्या रागनर फ्रिश ने दिया, जे एम किन्स ने दिया, या फिर पॉल सैमुएल्सन ने दिया, या फिर डेविड रिकार्डो ने दिया? तो बताइए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये शब्द किसने दिया? तो ये शब्द 1933 में किसके द्वारा दिया गया? रागनर फ्रिश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रागनर फ्रिश के द्वारा 1933 में दिया गया। और इसके लिए इनको 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज इसके लिए इनको रागनर फ्रिश को मिला था। तो ये चीजें आप इससे ध्यान रखिएगा। तो माइक्रो और मैक्रो शब्द किसने दिया? रागनर फ्रिश ने दिया। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात
मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, इसके पहले हम लोग बताए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ थे, जबकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक पूछा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक क्या एडम स्मिथ है। देखिए पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया है एडम स्मिथ, जे एम किन्स या फिर मिल्टन फ्रीडमैन या थॉमस माल्थस। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके जनक कौन हो जाएंगे? जे एम किन्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे एम किन्स हो जाएंगे। और इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या हो जाएगा? द जनरल थियरी, द जनरल थियरी, द जनरल थियरी ऑफ, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी हो जाएगा। याद रखिएगा, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी पुस्तक का नाम है? जे एम किन्स की पुस्तक का नाम है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसके आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अब यहाँ पे पूछा है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक क्या चाणक्य या कौटिल्य हैं, मेगास्थनीज हैं, कालिदास या फिर विशाखा दत्त है? इनमें से बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लोग लेखक हैं वो चाणक्य अर्थात कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है मुख्य रूप से किस पर आधारित है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये पुस्तक क्या किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित। किससे? राजनीति और शासन कला इसमें दिया गया है। क्या है? राजनीति और शासन कला इसमें दिया गया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और चाणक्य जो थे, चाणक्य ये कौन था? तो चाणक्य जो थे ये चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री या फिर गुरु थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक है। कौन सा? प्राथमिक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। क्या आ जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। और दो आधुनिक क्या बोलते हैं, आधुनिक क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें 2 सेक्टर और जोड़ दिए गए हैं जिसको बोला जाता है क्वाटरनरी और क्विटरनरी सेक्टर। तो पहले हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं और टर्शियरी सेक्टर वो किसको बोलते हैं, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है उस चीजों को चलेंगे। तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, इसमें क्या होता है? इसमें सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। किसके? कृषि। इसमें सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं? कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, इसमें क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त कच्चे माल होते हैं, उससे वस्तुओं को उससे क्या बोलता है? जो कच्चा माल तैयार किया जाता है प्राइमरी सेक्टर से, यानी कृषि से जो भी उत्पाद तैयार किया जाता है, यानी कच्चा माल तैयार किया जाता है, कच्चा माल को तैयार करके वस्तुओं में बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है? इससे जो प्राप्त होता है उसको कोई वस्तु बना दिया जाता है, अर्थात वस्तुओं में बदल दिया जाता है। तो वो क्या आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिक क्षेत्र से ये सेकेंडरी सेक्टर संबंधित है। किससे? औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो होता है, यह क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, जो वस्तु ये उत्पादन नहीं करता है बल्कि इसके बजाय क्या करता है? ये सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आप पहले ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर कृषि से संबंधित है, सेकेंडरी सेक्टर औद्योगिक से संबंधित है, जिसमें कि कृषि से संबंधित कच्चा माल से क्या बनाया जाता है? वस्तुएं बनाई जाती हैं। और तृतीय जो क्षेत्र होता है अर्थात टर्शियरी सेक्टर, वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में एक तो पहले तो कृषि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कृषि हो जाएगा, जिसमें कि वानिकी हो जाएगा, वन से संबंधित मछली पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, खनन, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी क्रियाएं इसमें प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण हो जाएंगे। और वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र आ जाता है, जिससे कि निर्माण कार्य आ जाएगा, बिजली बनाना या फिर कपड़ा उद्योग इंडस्ट्री की बात करें तो ये इसके अंतर्गत अर्थात विनिर्माण ये किस में आ जाएगा, ये और सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जैसे कि पढ़ाना हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, ये सभी किस में आ जाते हैं, तो ये सभी क्षेत्र क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, क्या विनिर्माण है, तो विनिर्माण आप देखेंगे कि किसमें है, सेकेंडरी सेक्टर में है। बैंकिंग जो है एक सेवा क्षेत्र है, अर्थात ये टर्शियरी सेक्टर का उदाहरण है और ये सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। जबकि और कृषि और संबंध गतिविधियां ये किससे संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और परिवहन बताइए कि परिवहन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर जिसको कि क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। उम्मीद है समझ में आई होंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो अभी बताया कि सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र किसको बोला जाता है, क्या प्राथमिक को बोला जाता है, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ, इसमें से किसको बोला जाता है। तो तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर ले, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, जिसमें कि योगदान का लगभग परसेंटेज बोलेंगे कि हमारी जीडीपी में इनका योगदान कितना है, तो लगभग 20%, 18 से 19 अर्थात 20% के आसपास इसका प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। और 25 से 28% की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। और टर्शियरी सेक्टर की बात करें लगभग 53 से 55% तक इसका टर्शियरी सेक्टर का योगदान है। और इसके पहले मैंने बताया था कि दो आधुनिक वर्गीकरण किए गए, जिसमें कि क्वाटरनरी और क्विटरनरी अर्थात चतुर्थक और पंचम क्षेत्र, दो क्षेत्र और आ गए हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो क्वाटरनरी जो होता है ज्ञान आधारित क्षेत्र, जैसे कि इसमें अनुसंधान और ये किससे संबंधित होता है, अनुसंधान और विकास से संबंधित होता है कि अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। कौन सा, चतुर्थ सेक्टर आ जाएगा, रिसर्च एवं डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएगा। और आईटी सेक्टर भी इसमें आ जाएगा। जबकि पंचम क्षेत्र जो होता है, पंचम क्षेत्र होता है, पंचम क्षेत्र इसको क्विटरनरी बोलते हैं। एक तो होता है क्वाटरनरी और एक होता है क्विटरनरी। क्या होता है, क्विटरनरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पंचम क्षेत्र को क्विटरनरी सेक्टर बोला जाता है। क्विटरनरी सेक्टर में क्या आता है, तो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले क्षेत्र, जैसे कि सरकारी नीतियां हो गई, सरकारी नीतियां, इसका निर्णय सरकारी नीतियां, ये किसके द्वारा, सरकारी नीतियां और कारपोरेट अधिकारी, एक इसमें आ जाएगा क्विटरनरी सेक्टर में। चतुर्थ में क्या आ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा आईटी सेक्टर भी आ जाएगा, आईटी सेक्टर। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इसके अलावा चतुर्थ और पंचम क्षेत्र, जिसको कि क्वाटरनरी और क्विटरनरी सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जीडीपी में वर्तमान में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने पीछे ही बताया सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। भारत की जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तृतीयक क्षेत्र, जिसको कि सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें कि बैंकिंग सेवाएं आ जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संचार जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। तो ये चीजें आप इससे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, बताना है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका लक्षण क्या, अर्थव्यवस्था के
अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से स्वामित्व के आधार पर बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार की बात करें तो पूंजीवादी एक होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, और एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहाँ पे लक्षण पूछा है तो पहले मैं इन तीनों को थोड़ा बता देता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कि बाजार अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक या फिर मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, और ये जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व निजी होता है, निजी स्वामित्व की बात करें तो इसमें निजी स्वामित्व किसी एक का होता है, सबका अपना अपना होता है। जबकि समाजवादी और ये क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है और ये लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्या होता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, और ये सबके भले के लिए किया जाता है, ये तो ज्यादा लाभ के लिए होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोक कल्याण से संबंधित उसको बोल सकते हैं, लोक कल्याण को ध्यान में रख के ये होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का होता है, क्या होता है, निजी और सरकार दोनों का इसमें योगदान होता है। पूंजीवादी में निजी स्वामित्व होता है, समाजवादी में सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि मिश्रित में निजी और सरकार दोनों के कंट्रोल में चीजें होती हैं। और एक चीज और पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, पूंजीवादी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, समाजवादी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और मिश्रित अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो जो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका कॉन्सेप्ट ये किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। किसने, एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया। और यहीं पे बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने कौन सा दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। जबकि मिश्रित इकोनॉमिक्स ये किसके द्वारा दी गई, जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया। और यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लें, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं पूछा जाता है, तो एक अभी तो बताया, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। जबकि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम पूछे तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। क्या हो जाएगा, दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम हो जाएगा। तो ये चीजें आप इस चीजें ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी निजी स्वामित्व होता है, लाभ के पर्पज से किए जाते हैं, जबकि समाजवादी सरकार का नियंत्रण होता है, लोक कल्याण के उद्देश्य से किए जाते हैं। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसमें निजी और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। और अपने भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत की पाई जाती है। और यहीं पे पूंजीवादी की बात करें तो पूंजीवादी में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये क्या हो जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो रसिया की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, नहीं, सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। कि किसका होता है, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इनका निजी स्वामित्व और लाभ के उद्देश्य से होते हैं। हाँ, यहीं पे बताया कि निजी स्वामित्व होता है और लाभ के उद्देश्य से क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है,
होता है क्या? अधिकतम लाभ कमाना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है क्या? व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाना। व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाना ये भी तो उसी का हो जाएगा, पूंजीवादी लगभग। लेकिन सामाजिक कल्याण जो है, सामाजिक कल्याण ये किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो सोशल वेलफेयर ये किसमें आता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो समाजवादी अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रकार से जो स्वामित्व के आधार पे है वो चीजें क्लियर हुई होंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी कहाँ कहाँ की है? अमेरिका और ब्रिटेन की बताया। और समाजवादी कहाँ में है? तो रसिया में हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दुर्लभता की परिभाषा स्कार्सिटी डिफिनेशन किसने दी थी? स्कार्सिटी डिफिनेशन बताना है कि किसने दी थी। तो दुर्लभता की परिभाषा क्या एडम स्मिथ ने दी थी, रॉबिन्स ने दिया, मार्शल ने, या फिर सैमुएल्सन ने दिया? तो दुर्लभता की जो परिभाषा है उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। किसने कहा था? रॉबिन्स ने। दुर्लभता की परिभाषा स्कार्सिटी का डिफिनेशन किसने दिया? रॉबिन्स ने दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच चयन का अध्ययन करता है। कि जो आपके पास सीमित संसाधन है और इच्छाएं तो आपके ज्यादा हैं, उनके बीच का अध्ययन करता है। वो क्या बोलते हैं? वो परिभाषा किसने दिया? रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा ऐसे दिया। क्या बताता है? रॉबिन्स के अनुसार पूछे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों और असीमित इच्छाओं के बीच के चयन का अध्ययन करता है। और इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम हालांकि बहुत नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई से भारत का रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछा है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना क्या 1934 में, 1935 में, या फिर 1947 या फिर 1949 में? आरबीआई की स्थापना, आप आरबीआई से हर एक चीज को बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको जानेंगे इस वीडियो में। और इसके कौन से एक्ट के तहत हुआ था? आरबीआई की स्थापना जो है कौन से एक्ट के तहत हुआ था और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उपनाम का हम जान लेते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो किसकी सिफारिश पर हुई थी, ये भी बताइए, ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, इसको भी बताइए। और ये बताइए कि इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, जिसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये चीजें पहले तो आप इसमें बताइए। तो आरबीआई को क्या बोला जाता है? इसको भारत का केंद्रीय बैंक क्या बोलते हैं? इसको भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक या फिर सर्वोच्च बैंक बोलते हैं। और इसको बैंकों का बैंक कितना बार पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक बोला जाता है। बैंकों का बैंक कौन है? तो ये भी आरबीआई को बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? अंतिम ऋणदाता बोला जाता है। क्या बोलता है? अंतिम ऋणदाता बोला जाता है। अंतिम ऋणदाता, ये चीजें ध्यान रखिए। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बोला जाता है। आरबीआई की स्थापना पूछे तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और ये किसकी सिफारिश पर होती है? तो आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर होती है। किसकी सिफारिश पर होती है? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। हिल्टन यंग कमीशन या फिर इसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। शुरू में इसका हेडक्वार्टर 1935 में जब ये बना था उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो टाइगर अंडर द पाम ट्री। आप देखे होंगे आरबीआई का सिंबल क्या होता है, टाइगर। टाइगर जो होता है पाम ट्री के क्या होता है, नीचे होता है। टाइगर अंडर द पाम ट्री हो जाएगा। टाइगर अंडर द पाम ट्री, खजूर के वृक्ष के नीचे क्या होता है, टाइगर होता है। ये इसका सिंबल है। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी, बताइए कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो उम्मीद है ये सभी चीजें क्लियर एक पेज में आपको हुई होंगी। तो यहाँ पे आप लोग बता चुके होंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, क्या सीडी देशमुख थे, या सर ओसबोर्न स्मिथ, जेम्स टेलर, या फिर बेनेगल रामारा। इनमें से बताइए कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन कौन हैं, तो पहले तो इसको तो क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं और बताते हैं। तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, बताना है यहाँ पे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, यहाँ पे पूछा था कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, अब है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय बताना है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये चीजें आप बताइए। तो प्रथम भारतीय गवर्नर, एक बार गवर्नर से चीजें क्लियर कर देते हैं। अगर पूछे कि प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे और दूसरे नंबर के गवर्नर कौन थे, और तीसरे नंबर के प्रथम भारतीय गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर, दूसरे गवर्नर, हेलो, प्रथम गवर्नर एक तो गया, प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर और दूसरे नंबर के गवर्नर कौन है और वर्तमान में कौन है। दूसरे नंबर की हालांकि नहीं इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में इस समय 2026 में गवर्नर कौन है। तो प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, कौन होंगे, ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे, अभी बताया इसको। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन जाएंगे, सीडी देशमुख हो जाएंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। जबकि वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, श्री संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। और ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 26वें नंबर के, कौन से 26वें नंबर के गवर्नर हैं। वर्तमान में श्री संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर है। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। आरबीआई के वो गवर्नर भी रहे थे, क्या मोरारजी देसाई थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर पीवी नरसिम्हा राव। इनमें से बताना है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के रूप में भी, आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, तो वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये
1982 से 1985 तक। कब? 1982 से 1985 तक 15वें गवर्नर, आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्थात सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन है। और एक पूछा था कि सबसे कम समय तक गवर्नर कौन थे। सबसे ऐसे गवर्नर, आरबीआई के ऐसे गवर्नर जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था, ऐसे गवर्नर जिनका कार्यकाल सबसे कम था। दो चीजें देखेंगे। कार्यकाल सबसे अधिक जो है वो क्या सी.डी. देशमुख, वेनिगल रामाराव या फिर अमिताभ घोष या फिर बिमल जालान। इनमें से बताना है कि जिनका लंबा समय तक, जो लंबे समय तक गवर्नर रहे वो कौन थे? वो थे वेनेगल रामाराव थे। कौन थे? वेनेगल रामाराव थे। जबकि कम कार्यकाल की बात करें तो अमिताभ घोष हो जाएंगे। अमिताभ घोष ऑप्शन नंबर सबसे कम की बात करें तो ये हो जाएंगे। सबसे कम कार्यकाल इनका था और सबसे अधिक वेनेगल रामाराव का हो जाएगा। इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल बस कितना दिन तक था? 20 दिन का इनका कार्यकाल था। और यहीं पे बात करें वेनेगल रामाराव की तो ये लगभग 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती? अब आया है कि आरबीआई के कार्य से संबंधित आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है। तो आरबीआई जो होता है भारत का केंद्रीय बैंक है और ये क्या करता है? नोटों को जारी करता है। क्या? बैंक का होना, आम जनता को ऋण देना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। इनमें से बताना है कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। आरबीआई जो होता है ये केंद्रीय बैंक है, सीधे नागरिकों से लेन देन नहीं करता, अर्थात आम जनता को ऋण नहीं देता है, ऋण प्रदान नहीं करता है। तो ये इसका कार्य नहीं है, बल्कि ये नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक होता है, और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है। और ये केवल क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों और सरकार के साथ लेन देन का काम करता है, न कि आम जनता के साथ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछा है। क्या पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कैनबरा बैंक? इनमें से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक, वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। कितने हैं? पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या 12 है। और सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, अर्थात शाखाओं, जमा राशि और कर्मचारियों की संख्या में यह सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारत का ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और देख लेते हैं। इससे पहले एक चीज और बता दें कि दूसरे नंबर पे ये तो हो गया सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, और जबकि दूसरा सबसे बड़ा पूछिए तो दूसरा सबसे बड़ा वर्तमान में कौन है? पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना से पूर्व में क्या था? ये एसबीआई जो था ये पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कई बार पूछा जाता है कि एसबीआई को पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में ये क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रारंभ हुआ था। किसके नाम से? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रारंभ हुआ और 1934 में ये बंद हो गया था। क्या हो गया था? 1934 में ये बंद हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में शुरू हुआ और 1934 में ये बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया था। और ये 1921 में जब बना था, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके बना था। किसको? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिला करके क्या बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो ये हो गया इसके हिस्ट्री से प्रश्न। अब आइए इस पीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में जानते हैं। एसबीआई की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है और इसकी किसकी सिफारिश पर होती है? तो एसबीआई की स्थापना
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये 3 चीजें अभी हम लोग इसमें जानेंगे। तो इसकी स्थापना जो होती है 1 जुलाई, इसकी स्थापना एसबीआई की स्थापना जो होती है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। और किसकी सिफारिश पर होती है, तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना होती है। किसकी सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो नरीमन पॉइंट मुंबई हो जाएगा। क्या जगह, नरीमन पॉइंट, यहाँ जगह का नाम है नरीमन पॉइंट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो CS शेट्टी हो जाएंगे। कौन जाएंगे, CS शेट्टी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। CS शेट्टी अर्थात चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो CS शेट्टी याद रखिएगा, CS शेट्टी इन्होंने 28 अगस्त 2024 को, इसके पूर्व में क्या जगह लिए, तो दिनेश कुमार खारा की जगह पर ये आए हैं। और ये 27वें नंबर के हैं। कौन से नंबर क्रम के हैं, 27वें क्रम के हैं। तो एसबीआई से चीजें क्लियर होंगी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, इसका हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष CS शेट्टी हो जाएंगे। और इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि 1921 में शुरू हुआ था, 1934 में बंद हो गया। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है। तो भारत में जो क्षेत्रीय बैंक है, भारत में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब होती है, तो भारत में क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना कब होती है, तो क्या 1969 में, 1975, 1982 या फिर 1992 में। तो पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना था, तो प्रथमा बैंक बना था। कौन सा, प्रथमा बैंक। भारत में क्षेत्रीय रूरल बैंक सबसे पहले कौन सा बना था, प्रथमा बैंक बना था। और ये कहां पे खोला गया था, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसको खोला गया था। कब ये खुला था, तो 2 अक्टूबर 1975 को। कब, डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। आरआरबी, पहला आरआरबी प्रथमा बैंक कहां पे, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 को होती है। प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। तो क्षेत्रीय क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब से शुरू हुई थी, 1975 में। किस वर्ष हुई थी, 1975। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहीं पे हम बात करें तो आरआरबी का जो नियंत्रण होता है किसके नियंत्रण में होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण कौन करता है, तो नाबार्ड के द्वारा। इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, नाबार्ड, जिसको कि क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन और पूछे कि ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पे कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। ऐसा राज्य जहां पे कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, सिक्किम और गोवा राज्य। कौन कौन से, सिक्किम और गोवा राज्य, यहाँ पे कोई भी आरआरबी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है बताना है। नाबार्ड क्या उद्योगों को ऋण देता है, शेयर बाजार का नियंत्रण करता है, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है, या फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंध करता है। नाबार्ड पूछे, नाबार्ड जिसका पूरा नाम पूछे, नेशनल पहले तो इसका पूरा नाम देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृषि से संबंधित नाबार्ड के बारे में पूछे तो कृषि संबंधित जो भी ऑप्शन हो उसको लगा दीजिएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिडबी का मुख्यालय, यहाँ पे कुछ और चीजें छूट रहा है, हमको लगा नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, हमको लगा एक क्वेश्चन और है। तो नाबार्ड की जो स्थापना होती है, कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है और ये कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है।
तो आरबीआई नाबार्ड की स्थापना जो होती है, डेट याद रखिएगा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और किसकी सिफारिश पर होती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय की बात करें, इसका हेडक्वार्टर तो छूट गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सिडबी का मुख्यालय। सिडबी का मुख्यालय पूछा है, सिडबी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये चीजें याद रखिएगा। सिडबी का मुख्यालय यहाँ पे पूछा है, क्या सिडबी का मुख्यालय मुंबई में होगा, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कानपुर में होगा? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप लोग कोई भी देखेंगे, हम क्या जानते हैं? सिडबी, कोई भी बैंक देखेंगे तो मुख्यालय कहाँ पे दिखता है? मुंबई, 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 मुंबई। लेकिन सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सॉरी, सिडबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना होती है। कब? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। और यह बैंक क्या करता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जो मीडियम स्मॉल MSME, इनको क्या करता है कि जो सूक्ष्म है, लघु है, मध्यम उद्योग है, इनको क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वहां इसके पहले आप लोग नाबार्ड को देखेंगे तो उनके तो कृषि संबंधी जितने थे उसको वो प्रदान करता था। आप इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सूक्ष्म लघु उद्योगों से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? सिडबी। नेक्स्ट है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो राष्ट्रीयकरण प्रथम एक तो हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। और एक हुआ था 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? इसके पहले हम लोग आरबीआई का राष्ट्रीयकरण बता चुके हैं। अब है कि जो भारत में 14 बड़े निजी बैंक, प्राइवेट बैंक है, उनका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो एक हुआ था 1969 में, एक हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। तो यहाँ पे देखेंगे 1969 में जो हुआ था वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? इसका डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और दूसरा चरण है, इसका सन भी याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1980 को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को दूसरा चरण हुआ। और पहला चरण 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरे वाले में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण से पूछा जाए तो ये जरूर आएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, या फिर भारतीय स्टेट बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, या फिर अवध कमर्शियल बैंक था? अभी हमने देखा इसकी स्थापना कब होती है तो 1955 में होती है। लेकिन भारत का
भारत का पहला बैंक पूछा है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1770 में होती है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है वो? भारत में पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में होती है। कौन सी होती है? 1770 में होती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऐसा बैंक बताइए, भारत का ऐसा बैंक जिसका प्रबंधन पूरी तरह भारतीय द्वारा किया गया था, वो पहला बैंक कौन सा है जिसका प्रबंधन जो है भारतीयों द्वारा किया गया था? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में बना था। कब? 1894 में इसकी स्थापना होती है। तो ये भारतीयों द्वारा प्रबंधित, पूरी तरह से प्रबंधित पहला बैंक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक, पीछे ही बताया कि बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। किसको बोलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर, रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक जनता को ऋण देता है। क्या रेपो रेट वह दर है रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक जनता को ऋण देता है? आरबीआई बैंकों को ऋण देता है? बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है, या फिर सरकार विदेशों से कर्ज लेती है? दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ एक तरफ रख लीजिए वाणिज्यिक बैंक, क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक। और एक तरफ रखिए किसको? एक तरफ यहाँ पे बैंक हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएगा आरबीआई। अब इनके बीच में संबंध देख लेते हैं, बैंक और आरबीआई। अब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कई बार पूछा जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट, क्या होता है? रेपो रेट। एक होता है इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, इसको बोलेंगे आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और यहाँ पे रेपो रेट के साथ में कुछ चीजें और देख लीजिए। बैंक रेट होता है एक, बैंक रेट, और एक होता है एमएसएफ रेट। क्या होता है? एमएसएफ रेट। क्या होता है? एमएसएफ रेट। अभी क्लियर करा दूंगा इसको। तो देखिएगा, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सीधे यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं शब्दों को, रेपो रेट को और बैंक रेट और एमएसएफ रेट। रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट, इनको एक लाइन में परिभाषित करें तो क्या होता है? आरबीआई के द्वारा किसको लोन दिया जाता है? आरबीआई द्वारा बैंक को ऋण दिया जाता है। आरबीआई जो होता है, जब बैंक को ऋण देता है, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? आरबीआई के द्वारा, आरबीआई जब बैंक को ऋण देता है, या फिर बैंक जो होते हैं आरबीआई से ऋण लेते हैं, जब ये कर्जे में होते हैं, अर्थात ये जब ऋण लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अर्थात बैंक जब आरबीआई को जमा करे या फिर ऋण दे, एक ही चीज है। तो बैंक जब जमा करे, बैंक जब आरबीआई को जमा करे, बैंक क्या होता है? बैंक आरबीआई को जमा करेगा। यहाँ पे क्या होगा? बैंक जो होगा, बैंक क्या करेगा? आरबीआई में जब जमा करेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसी का उल्टा समझेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ रेट, तीन चीजें मैंने लिखा है। तो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। कितना? शॉर्ट टर्म लोन होता है, और ये 90 डेज के लिए दिए जाते हैं। कितने? 90 डेज के लिए, 90 दिन तक के लिए लोन देना हो, अगर क्या आरबीआई अगर बैंक को 90 दिन के लिए लोन देता है तो वो रेपो रेट होता है। और बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट जो 90 दिन से अधिक के लिए, अगर 90 दिन से अधिक हो जाए, 90 दिन से अधिक के लिए अगर ऋण देना हो तो बैंक रेट होता है। और एमएसएफ रेट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि एक दिन के लिए, इमरजेंसी के कंडीशन में एक दिन के लिए अगर ऋण देता है आरबीआई, तो क्या होता है? वो होता है एमएसएफ रेट। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी।
रेपो रेट में क्या करेगा, रेपो रेट क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाएगा। रेपो रेट में क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को ऋण देगा। बस इतना चीज याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई जो होता है बैंक को ऋण देगा। क्लियर हुई होंगी, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एनपीए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एनपीए शब्द का अर्थ बैंकिंग में क्या है। एनपीए बैंकिंग सेक्टर में एनपीए शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या नेट प्रॉफिट एसेट्स होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर न्यू प्राइवेट अकाउंट, या फिर नेशनल पेंशन एजेंसी। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई कर्जदार 90 दिन तक किस्त या ब्याज नहीं चुकाता है तो उस ऋण को एनपीए मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाता है। और यह बैंक क्या करता है, डूबते हुए कर्ज को दर्शाता है कि बैंक अब डूब रहा है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स याद रखिएगा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी सामान्यतः कितनी होती है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक है इसमें सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी सामान्यतः कितनी परसेंट होती है। क्या 25%, 49%, 51% या फिर 75%, ये कितनी होती है। तो अगर कोई सरकारी बैंक कहलाने के लिए भारत सरकार के पास कम से कम कितना परसेंट का शेयर होना चाहिए, तो कम से कम 51% का शेयर होना चाहिए। कितना, 51% का शेयर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये के नोट और सिक्के, तो पहले तो 1 रुपये का नोट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे तो 1 रुपये का नोट दिया जाए तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपये के अलावा, 1 रुपये के अलावा अन्य कोई भी नोट हो, 1 रुपये के अलावा अन्य कोई भी नोट हो तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ, सेबी का मुख्य कार्य क्या है। सेबी एक होता है सिडबी, एक होता है सेबी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एमएसएमई बताया था ना अभी, एमएसएमई को ये ऋण प्रदान करते हैं। तो ये है सिडबी और यहाँ पे है सेबी। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या हो जाए, क्या मुद्रा नोट छापना, ग्रामीण ऋण देना, या फिर शेयर बाजार को नियंत्रित करना, या फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। सेबी, यहाँ पे पहले तो सेबी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। कब, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। और ये कौन से, लेकिन इसका वैधानिक जो नियम आया था ये कब का है, कब का एक्ट बोले तो एक्ट कब आया था, तो 1992 में एक्ट आया था। देखिए ये ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना होती है, लेकिन इसका एक्ट कब आया, 1992 में इसका एक्ट आया। उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तुहिन कांत पांडे इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। और जिन्होंने माधवीपुरी बुच की जगह पे ये आए हैं तुहिन कांत पांडे। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। और सेबी का कार्य पूछा है, तो सेबी का कार्य जो होता है वो क्या होता है,
शेयर बाजार को नियंत्रित करना। शेयर बाजार को नियंत्रित करना ये सेबी का मुख्य कार्य है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका मुख्य कार्य है कि शेयर बाजार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या फिर 7 सदस्य होते हैं? इनमें बताइए कि मौद्रिक नीति एमपीसी जो है, एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। 3 सदस्य कहां से होते हैं? इसमें से जो 6 सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए, किसके? भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो एमपीसी समिति है, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष हमेशा होते हैं। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी इसको बोला जाता है। क्या 1991 में शुरू हुआ, 1995, 1998 या फिर 2005? तो केसीसी जो है 1998 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1998 में शुरू हुआ। और ये योजना जो है आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर बनी है। किसकी? आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर ये केसीसी योजना बनी है। इसका उद्देश्य क्या होता था? इसका उद्देश्य किसानों को खेती की जरूरतों के समय सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, अर्थात किसानों को क्या है? खेती के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना केसीसी कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसकी स्थापना 1998 में होती है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा केसीसी से। भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह जिसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने किया है? क्या उदय कुमार धर्मलिंगम, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन या फिर उर्जित पटेल? ये बताइए, ये जो सिंबल है वो किसने दिया? तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने दिया। किसने? उदय कुमार धर्मलिंगम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो इस प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई सन कब का? 2010 में इसको अपनाया गया। कब? 2010 में इसको अपनाया गया, 15 जुलाई सन 2010 को। और सिंबल किसने दिया? उदय कुमार धर्मलिंगम ने दिया। भारत में नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नोट प्रेस प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ पे स्थित है? क्या देवास में है, नासिक में है या फिर सालबोनी में है? तो जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है ये कहाँ पे है? एक तो नासिक में है। कहाँ पे है? नासिक में है, नासिक में, मैसूर में, नासिक मैसूर में है, सालबोनी में है, सालबोनी और देवास में है। कहाँ पे है? देवास में। इस 4 जगहों पे नोट प्रिंटिंग प्रेस है। तो याद रखिएगा, नासिक, मैसूर, सालबोनी, देवास। नासिक, मैसूर, सालबोनी, देवास। देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर, ये उपयुक्त सभी जगह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? नासिक, मैसूर, सालबोनी और देवास। नासिक, मैसूर, सालबोनी और देवास। आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित था? 2000 रुपए का नोट था, जो कि वर्तमान में अभी तो चलन में नहीं है। तो 2000 रुपए के नोट, अभी तो हम बता दें पहले, 2000 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, अभी कौन कौन से हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के नोट हैं। 200 के, 500 के, 2000 के। ठीक है, तो जो 1000 के जो नोट हैं उसे किसका चित्र अंकित था? मंगलयान का था। अभी हम बताते हैं कि जो 10 रुपए के नोट है इस पे किसका चित्र है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका चित्र अंकित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस पे अंकित है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं, इसका चित्र अंकित है। जबकि 50 रुपए का जो नोट है, 50 रुपए का नोट है, उस पे हम्पी का रथ है। हम्पी कहाँ का है? कर्नाटक का हम्पी का रथ है। और 100 रुपए का जो नोट है इस पे रानी की वाव है। क्या है? रानी की वाव। रानी की वाव किस पे है? 100 रुपए के नोट पे।
और 200 रुपए की नोट की बात करें, 200 रुपए की नोट सांची का स्तूप है। 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप है। 500 रुपए के नोट पर किसका है? लाल किला। 500 रुपए के नोट पे 500 रुपए के नोट पे लाल किला। तो चित्र से याद रखिएगा। 10 रुपए का नोट पर सूर्य मंदिर है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है और 200 रुपए की नोट पर सांची स्तूप और 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत में सिक्कों की ढलाई मिंटिंग का अधिकार किसके पास है? सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसके पास है? तो क्या आरबीआई के पास है, या फिर भारत सरकार के पास है, या फिर प्रधानमंत्री पीएमओ के पास है, या फिर सिक्योरिटी प्रेस के पास है? तो भारत में जो सिक्कों की ढलाई का अधिकार है वो किसके पास है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सिक्कों की ढलाई है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास इसका अधिकार है। आगे, भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? तो मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो अब तक कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कब? 1949 में। कब? 1949 में, 1966 में और 1991 में। कब? 1991 में। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट पहली बार किस वर्ष पेश किए गए? आरबीआई द्वारा जो है महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट किस वर्ष पेश किए गए? तो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट पहली बार कब पेश किए गए? 1996 से ये पेश किए जाने लगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो नई औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? तो नई औद्योगिक नीति जो है 24 जुलाई 1991 को आई थी। कब आई थी? नई औद्योगिक नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। इसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले तो इस समय थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति कब? 1991 में। कब? 24 जुलाई 1991 को। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाता है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन से थे? नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। और इस समय वित्त मंत्री की बात करें, इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। 1991 नई आर्थिक नीति जो 1991 की है, इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति में एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बताया एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी याद रखिएगा। एलपीजी 1991 की नई औद्योगिक नीति में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अर्थात लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। उदारीकरण का अर्थ है कि लाइसेंस राज का खात्मा, अर्थात लाइसेंस राज को खत्म करना या समाप्त करना। जबकि निजीकरण का क्या अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी को क्या बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और वैश्वीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ये वैश्वीकरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ये वैश्वीकरण है। उदारीकरण, लाइसेंस राज, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना।
तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 की नई औद्योगिक नीति है 1991 की, जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री इस समय कौन से थे, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? क्या शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण जन्य बेरोजगारी? तो इनमें से बताइए कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ये तो आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन आप बताइए कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको कि छिपी बेरोजगारी बोलते हैं, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि कोई एक सीमित कार्य है, जैसे घर का खेती का कार्य है, आपका छोटा सा प्लॉट है, इसमें कुछ बुआई करना है या फिर कुछ कुड़ाई करना है, कुछ भी काम करना है, तो जहां पे इस कार्य को 1 से 2 लोग कर सकते थे, मान लीजिए 2 लोग कर सकते थे, लेकिन परिवार के सदस्य हैं लगभग 10, तो उसमें से क्या होता है 5 से 7 लोग या फिर 10 लोग, पूरे परिवार के लोग इसी में लग जाते हैं। तो ये क्या है, छिपी बेरोजगारी। ये क्या है, छिपी बेरोजगारी, जहां पे कम लोगों की जरूरत हो लेकिन उससे ज्यादा लोग लगे पड़े हैं उसी काम में, तो उसको क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बेरोजगार हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर छिपी बेरोजगारी बोला जाता है, अर्थात की आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगे रहना। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताना है। अगर आप समझ चुके हो तो इसका मतलब उत्तर बता सकते हैं। क्या लोग बेरोजगार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है, या फिर पूरे वर्ष काम न मिलना, या फिर आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्यरत होना, या फिर वैकल्पिक रोजगार की कमी। तो क्या बताया कि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्यरत होना, अर्थात किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो होता है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये क्या नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो ये एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। 2019 में ये किसका, एनएसएसओ और सीएसओ अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों का मर्जर करके क्या बनाया गया, इन दोनों का मर्जर करके एनएसओ बनाया गया। क्या बनाया गया, एनएसओ बनाया गया। तो भारत में वर्तमान में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है। भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है। क्या डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर हीरालाल चौधरी को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक है वो एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। किसको, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। जबकि विश्व की बात करें, विश्व में वर्ल्ड लेवल पर कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। कौन जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति, उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी, क्या भूरी क्रांति है, धूसर है, काली है, या फिर गुलाबी क्रांति। इनमें से कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे बताएं पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध पहले तो किससे है, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध झींगा और किससे संबंधित है, प्याज के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। किससे, झींगा और प्याज से संबंधित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुलाबी क्रांति। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे, पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगा।
जबकि ग्रे रिवोल्यूशन से किससे संबंधित है? ग्रे रिवोल्यूशन अर्थात उर्वरक उत्पादन से संबंधित, किससे? फर्टिलाइजर से संबंधित है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? बताइए कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे एक चीज छूट रह गया। ब्राउन रिवोल्यूशन जो होता है, ब्राउन रिवोल्यूशन ये चमड़ा से संबंधित हो जाएगा, चमड़ा उत्पादन से या फिर चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। जबकि ग्रे जो होता है उर्वरक से संबंधित अर्थात फर्टिलाइजर से हो जाएगा, काली जो होता है पेट्रोलियम से हो जाएगा, झींगा जो है प्याज के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। इनको क्या बोला जाता है? इनका उपनाम वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। इनको वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1867-68 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो कितनी बताई थी? 20 रुपए। कितनी बताई थी? 20 रुपए। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी क्या 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018 या फिर 15 अगस्त 2017? भारत में जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो संविधान के 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक कब का है? 101वां संविधान संशोधन है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अभी इसको जीएसटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना बता दिए। आगे बढ़ते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या कृषि और उद्योग का सहअस्तित्व होता है? सार्वजनिक और निजी दोनों का होता है। अमीर और गरीब का सहअस्तित्व। शुरू में ही मैंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का क्या अर्थ है? आईपीओ का फुल फॉर्म बताइए कि आईपीओ का इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आईपीओ का फुल फॉर्म बताना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एफडीआई। बैंक में एफडीआई करने जाते हैं, उसका पूर्ण रूप बताइए। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिजिटल इनकम या फिर फाइनेंशियल डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट? इनमें से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आईएफएससी कोड भरते हैं। आईएफएससी का पूरा नाम बताइए। आईएफएससी का फुल फॉर्म बताइए। तो आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। आईएफएससी का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आज का अंतिम प्रश्न
नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है? अर्धशतक हम लोगों ने पूरा किया। आज नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय, नाबार्ड के बारे में बताया, पर ये आपको बताना है कि नाबार्ड की जो स्थापना होती है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको एक बार याद करा दें, नाबार्ड। आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। हम इसमें डेट बताते हैं, इसकी स्थापना 12 जुलाई रिकॉल करिए कब बताए थे, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और ये कृषि से संबंधित है, कृषि को ऋण देता है। और ये किसको, कौन से बैंकों को रेगुलेट करती है, तो आरआरबीज को भी ये रेगुलेट करती है, अर्थात रीजनल रूरल बैंक। और प्रथम रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। कहाँ पे? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में पहला रीजनल रूरल बैंक बना था। आज का वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा रहा, कमेंट करके बताइएगा। और इसका आंसर बताइए कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।